ही का तमाम ये कंबोज लाल है, कैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका मनी सेंट्रल में। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी के साथ खबरों का विश्लेषण शुरू किया जाए उससे पहले आप देखिए आज का ऑन द शो। कौन सी खबरें आज के शो का हिस्सा हैं। शुरुआत होगी, कहां अटक गई जेट एयरवेज की उड़ानें, क्या करें क्या ना करें बैंक, आईटी सेक्टर में हर तरफ चुनौती, क्यों घटने लगे एनबीएफसी के कर्ज, आईआईपी के आंकड़ों में दिखी मंदी, और महंगाई के भीतर क्या छिपा है। कल देश में दो बड़े आंकड़े आए, महंगाई के और आईआईपी के। दोनों के आंकड़ों की बारीकी से विश्लेषण करेंगे और समझेंगे कि इन आंकड़ों के भीतर क्या छुपा है। लेकिन आज शो की शुरुआत बजट की खबर के साथ। इस बार पेश होने वाले बजट में केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2023-24 के लिए रेलवे की ऑपरेटिंग रेशियो को 95% तय कर सकती है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भी बजट में 96.98% की ऑपरेटिंग रेशियो तय की गई थी। उसके मुकाबले आंकड़ा कम रहने का अनुमान है। रेलवे की ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब यह है कि हर महीने 100 रुपए कमाने के लिए रेलवे को कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे। 100 कमाएंगे, 95 खर्च करेंगे, तब मुनाफे में आएंगे। और ऑपरेटिंग रेशियो कम रहने का मतलब यह है कि रेलवे को अपने प्रोजेक्ट पर खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा बचेगा, मिलेगा। सर, क्या इशारा मिलता है? रेल बजट किस तरह का हो सकता है? मनी सेंट्रल में आप सबका स्वागत है। इस बार के बजट में रेलवे बजट पर भी निगाहें होंगी, जो कि जनरल बजट का हिस्सा है, और वहाँ 2-3 बड़े घटनाक्रम सामने आते दिखाई दे रहे हैं। पहली चीज़ तो ये कि इस साल सरकार को उम्मीद है कि रेलवे का बजट पटरी पर लौट आएगा, जो पिछले 2 साल पटरी से उतरा रहा था। रेलवे की आय में भी कमी आई थी, फ्रेट और पैसेंजर आय में भी कमी आई थी, और रेलवे अपने कामकाज को सामान्य रूप से नहीं चला पाई थी। एक दौर बीच में ऐसा आया था जब रेलवे का ऑपरेटिंग रेशियो करीब करीब 99 के आसपास पहुँच गया था। यानी रेलवे 100 रुपये की रेवेन्यू के लिए 98 से 99 रुपए खर्च कर रही थी। रेलवे घाटे वाला ऑर्गेनाइजेशन है, अपने कामकाज पर कोई कमाई नहीं करता। रेलवे जितना पैसा अर्न करता है वो पैसा रेलवे के सिस्टम में ही इन्वेस्ट होता है, और उसके बाद भी घाटे में चलता है। इसलिए केंद्र सरकार को बजट में सहायता देनी पड़ती है और रेलवे को कर्ज लेना पड़ता है। ये रेलवे की कुल अर्थव्यवस्था है। रेलवे के पास अपने कोई प्रॉफिट्स या रेलवे के पास लाभ नहीं है। 2 बड़ी चीज़ें इसमें दिखाई दे रही हैं। इस साल शायद रेल बजट में केंद्र सरकार ये उम्मीद कर रही है कि रेलवे के रेवेन्यूज़, जो कि फ्रेट और पैसेंजर से आते हैं, करीब करीब 63% रेवेन्यू रेलवे का माल भाड़े से और यात्री से आता है, जो पिछले 2 साल से बुरी तरह टूटा रहा, वापस पटरी पर आ जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो रेलवे को अपना कामकाज संचालित करने में थोड़ी सी मदद मिलेगी। और केंद्र सरकार ने, हमें याद होगा शुभम, पिछले साल केंद्र सरकार ने 80,000 करोड़ रुपए का 2021 के साल में केंद्र सरकार ने बजट से रेलवे को 80,000 करोड़ रुपए का स्पेशल सेंट्रल लोन दिया था, जिसके बाद ही रेलवे कोविड के झटके से उबर पाई थी। क्योंकि कोविड के कारण रेलवे को जो नुकसान हुआ था ट्रेनें बंद करने के कारण, उसकी भरपाई के लिए पैसा दिया गया था। एक बड़ी चीज़ जो इस बार रेलवे के बजट में देखने वाली होगी वो ये कि रेलवे अपने खर्चे कम करने के लिए क्या करती है, और उसमें 2 बड़ी रणनीतियां हमारे सामने हैं। पहली तो ये कि रेलवे अपनी कई यूनिट्स बंद करने जा रही है, जिस पर चर्चा लगातार हो रही है। केंद्र सरकार की एक समिति थी जिसने रेलवे से सिफारिश की है, तो रेलवे बहुत सारी ऐसी इकाइयाँ जिनसे कोई बेटर रिटर्न नहीं मिल रहा है, उन्हें बंद करके अपने खर्चे कम करने की कोशिश कर रही है। और एक दूसरी बड़ी चीज़ जो शायद इस रेल बजट में देखनी होगी आप सबको और सबके लिए, हमारे लिए उत्सुकता की बात होगी कि क्या रेलवे अपनी सारी ब्रॉडगेज लाइंस का 2024 तक इलेक्ट्रिफिकेशन कर पाएगी। क्योंकि अगर रेलवे ये लक्ष्य पूरा कर लेती है 2024 तक, तो उसे डीजल पर और ईंधन पर करीब 10,000 करोड़ रुपए का जो खर्च होता है उसे बचाने में मदद मिलेगी। और अगर ये बचत होती है तो रेलवे के ट्रांसफॉर्मेशन में एक छोटी सी शुरुआत हो सकती है। इसलिए इस बार के बजट में रेल बजट कई मायनों में, रेल का बजट या रेलवे की अनुदान मांगे हमारी निगाहों में भी रहेंगी, और ये देखने को मिलेगा कि रेलवे अपने अगले चरण की तरफ कैसे जाती है। अब कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। जेपी ग्रुप अपना सीमेंट और पावर कारोबार डालमिया भारत को बेचने जा रहा है। सोमवार को जेपी ग्रुप की तरफ से कहा गया कि 5,666 करोड़ रुपए में डालमिया भारत को सीमेंट और पावर कारोबार बेचा जाएगा। दोनों कंपनियों के बीच हुए करार के तहत सालाना 94 टन सीमेंट उत्पादन क्षमता का सीमेंट कारोबार, 67 टन क्षमता वाला क्लिंगर असिड्स और 280 मेगावाट क्षमता का पावर प्लांट डालमिया भारत के पास चला जाएगा। और इस डील में से जेपी ग्रुप को जो भी पैसा मिलेगा उसका इस्तेमाल जेपी एसोसिएट कर्ज उतारने में करेगा। सर, जेपी एसोसिएट
कर्ज उतारने के लिए इस पैसे का इस्तेमाल करेगा। डालमिया भारत को इस डील से क्या फायदा होगा? शुभम, जेपी एसोसिएट्स धीमे धीमे अपनी संपत्तियां बेच रहा है कर्ज वापस करने के लिए। ये बड़ी डील है। सीमेंट सेक्टर में हम काफ़ी उठापटक देख रहे हैं। अभी हमने अडानी और अंबुजा सीमेंट की डील देखी और अब एक और बड़ा सौदा हमारे सामने है अधिग्रहण की दृष्टि से और विलय की दृष्टि से। जेपी एसोसिएट्स के जो प्लांट हैं वो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। इस इक्विजिशन के बाद या इस अधिग्रहण के बाद जो डालमिया भारत को मिल रहा है, सेंट्रल इंडिया में डालमिया भारत सीमेंट को अपनी जड़ें मजबूत करने में मदद मिलेगी, क्योंकि जेपी एसोसिएट्स के जो प्लांट्स थे वो मध्य भारत और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में थे जो इन बाजारों में जेपी के सीमेंट की आपूर्ति करते थे। अभी फिलहाल जो पैन इंडिया कैपेसिटी है डालमिया भारत की वो करीब 75 मिलियन टन के आसपास है, जो इसके बाद बढ़कर केंद्रीय भारत के हिस्सों में नया बाजार लेने में डालमिया भारत को मदद करेगी। जेट एयरवेज के रिवाइवल का प्लान फिलहाल परवान चढ़ता नहीं दिख रहा है। जेट एयरवेज के नए मालिक जालान कालरॉक कंसोर्शियम और बैंक्स के बीच अभी भी समझौता नहीं हो पा रहा है। जेकेसी का क्या कहना है? उनका कहना है कि बैंक्स पुरानी शर्तों को बदलना चाहते हैं और जानबूझकर रिजोल्यूशन प्लान में देरी कर रहे हैं। साथ ही जेकेसी ने बैंक्स पर मिनट्स ऑफ मीटिंग के एडिट करने का भी आरोप लगाया है। सर, ये तो उनकी तरफ से दलील है, बैंकों की तरफ से क्या दलील दी जा रही है? जेट एयरवेज का रिवाइवल मुझे जो परिस्थितियां दिख रही हैं उसमें शायद अब होता नहीं दिख रहा है। बहुत सारे लोग ये मान रहे हैं एविएशन इंडस्ट्री में भी और बैंकरों के बीच में कि शायद ये एयरलाइंस जो डूब चुकी है इसे दोबारा उड़ने के लायक नहीं बनाया जा पाएगा। दो तीन वजहें दिखाई दे रही हैं। एक तो बैंकर्स और कंसोर्टियम के बीच में गहरी असहमतियां हैं। बैंकर्स का कहना है कि इन्होंने अपनी सारी शर्तें नहीं मानी हैं, जिसमें कर्मचारियों के भुगतान और बाकी चीज़ें थी, जबकि जो कंसोर्टियम है जेके का उसका कहना है कि उसने सारी शर्तों का पालन किया है। कहीं ना कहीं कंसोर्टियम को भी जेट एयरवेज की संभावनाओं पर अब दबाव बनता दिखाई दे रहा है, क्योंकि बाजार खत्म हो चुका है, फ्यूल की कीमतें ज़्यादा हैं और अर्थव्यवस्था ढलान की तरफ जा रही है। और इसलिए ये डील फाइनल स्थिति में पहुंचते पहुंचते, रिवाइवल के करीब पहुंचते पहुंचते पीछे रह गई है और अब बैंकर्स और इनके बीच में गहरी असहमति है। मामला शायद अदालतों तक भी जा सकता है। चलिए, अगली खबर आईटी सेक्टर से जुड़ी। दुनिया भर में मंदी की आशंका के चलते पहले ही आईटी कंपनियों के आउटलुक को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इन आशंकाओं के बीच आग में घी डालने का काम किया है देश की सबसे बड़ी तीसरी आईटी कंपनी HCL टेक ने। कंपनी ने गुरुवार को कहा कि वित्त वर्ष 2023 में कंपनी की आय ग्रोथ गाइडेंस के निचले स्तर 13.5 से 14.5% पर रह सकती है। गाइडेंस का मतलब होता है कमाई कितनी होगी, मुनाफा कितना होगा, आगे दिख क्या रहा है। शुक्रवार को इस खबर के चलते कंपनी के शेयर में करीब 7% की गिरावट देखने को मिली। अगर पूरे आईटी सेक्टर की बात करें तो शेयर बाजार नए उच्चतम स्तर पर है और ऐसे समय में BSE आईटी इंडेक्स करीब 23% नेगेटिव रिटर्न दिखा रहा है, यानी कि 23% नीचे है अपनी ऊंचाई से। 2008 के बाद ये सबसे बुरा प्रदर्शन है। 2008 में आईटी इंडेक्स 53% तक लुढ़क गया था। इस साल जिन दिग्गज आईटी शेयरों में सबसे ज़्यादा पिटाई हुई है उनमें विप्रो 44%, टेक महिंद्रा 40%, TCS 11% टूटा है। सर, आईटी सेक्टर में अगर आप देखें तो स्टार्टअप से लेके और देश की सबसे बड़ी कंपनियों तक हर जगह ये अफरा तफरी, ये दिक्कतें, ये दरारें क्यों दिख रही हैं? आईटी सेक्टर का नमूना भारत में आईटी सेक्टर का इंडेक्स है और उसे आप अगर करीब से देखें तो आपको समझ में आएगा। दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, समझने वाली हैं। पहली चीज़ तो ये कि भारतीय अर्थव्यवस्था में किसी भी उतार चढ़ाव में आईटी सेक्टर को सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता था। माना जाता था कि भारत के सूचना तकनीक के शेयरों में अगर आपने निवेश कर रखा है तो यहाँ ग्रोथ गारंटीड है और आमतौर पर इन कंपनियों के जो इनकम गाइडेंस आते थे भविष्य के लिए वो आमतौर पर सही पाए जाते थे, क्योंकि इसमें से अधिकांश कंपनियां उभरती हुई अर्थव्यवस्था में निवेश कर रही थी, तो या तो वो निर्यात करती थी सर्विसेज और प्रोडक्ट का, या भारत में उनके लिए बड़ी डिमांड थी। निफ्टी आईटी इंडेक्स 24% गिरा। कई सारे स्टॉक्स विप्रो, टेक, L&T ये सब 12 से 15% टूट चुके हैं अभी तक। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि आने वाले क्वार्टर के लिए, अगली तिमाही के लिए, क्योंकि इस समय में इतनी गिरावट इसलिए दिखाई दे रही है कि अगली तिमाही में भारत के आईटी सेक्टर में और ज़्यादा गिरावट आने की संभावना है, हार्डवेयर की दृष्टि से भी, डिमांड की दृष्टि से भी। और अब यहाँ जिस बात का जिक्र शुभम ने किया कि स्टार्टअप स्पेस और जो टेंजिबल आईटी स्पेस है, जिसमें कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनियां वो एक दूसरे से कैसे मिक्स होती हैं, क्योंकि ओवरऑल न्यू इकोनॉमी, पूरी नई अर्थव्यवस्था श्रिंक हो रही है, उसमें गिरावट आ रही है। कंपनी अपने आईटी स्पेंड्स खत्म कर रही हैं। आपको पता होगा कि स्टार्टअप्स के लिए में एक सबसे बड़ा निवेश होता था टेक्नोलॉजी में, जो टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए किया जाता था, उसमें निवेश में गिरावट आ रही। और दूसरा ये कि जो बड़े बाजार दुनिया के हैं
जहाँ HCL, विप्रो जैसी कंपनियां निर्यात करती थी, वहाँ भी IT के स्पेंड में, सूचना तकनीक पर खर्च में कमी आ रही है और ये कमी अगले 1-2 साल रहने वाली है। इसलिए IT स्टॉक्स में हमें तेज पिटाई और गिरावट दिख रही है, जबकि आमतौर पर शेयर बाजार पिछले 1-2 महीनों से उतनी बड़ी गिरावट नहीं दिखा रहे हैं, पर IT कंपनियों में बहुत तेज मेल्टडाउन दिख रहा है। ये मेल्टडाउन थोड़ा पहले US के बाज़ारों से शुरू हुआ था और अब वो फैलते फैलते भारत के बाज़ारों में भी आ गया है। केंद्र सरकार ने सरकारी बैंकों को निर्देश दिया है कि वे गैर बैंकिंग कारोबार का एक बार रिव्यू करें। बैंकों को यह भी कहा गया है कि वे गैर बैंकिंग कारोबार से जुड़े निवेश को लेकर रिजर्व बैंक के आने वाले नए नियमों के लिए तैयार रहें। माना जा रहा है कि रिजर्व बैंक बैंकों को गैर बैंकिंग कारोबार को लेकर कुछ सख्त नियम जारी कर सकता है और इसके लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में भी बदलाव संभव है। सर, क्या नियम आ सकते हैं? रिजर्व बैंक लगातार इस कोशिश में है कि बैंकों को उनके कोर कारोबार और जो मुख्य कारोबार है, यानी कर्ज देना, कर्ज लेना, जमा करना, ये जो उनका मुख्य कारोबार है, इससे अलग किया जाए। भारत के बैंक धीमे धीमे एक वित्तीय कंपनियों जैसे बढ़े और उन्होंने बड़े पैमाने पर निवेश किया, इंश्योरेंस में, हाउसिंग फाइनेंस फर्म्स में और बहुत तरीके की वित्तीय सेवाओं में। रिजर्व बैंक और सरकार इस प्रयास में है कि इन कंपनियों के या बैंकिंग कंपनियों के बाकी कारोबार हैं, इनको अलग किया जाए, खासतौर से हाउसिंग फाइनेंस का कारोबार अलग किया जाए, इंश्योरेंस का कारोबार अलग किया जाए, जिससे कि बैंक में मुख्य बैंकिंग के लिए जोखिम कम हो सके। दूसरी चीज़ ये कि बैंकों की जो बड़ी कैपिटल या निवेश इन कारोबारों में लॉक है, वो इन बैंकों में वापस आ सके। ये पूरी व्यवस्था पिछले 2-3 साल से चल रही है, जिसमें यह माना जा रहा है कि भारतीय बैंकों को बड़े होने के लिए अपने पूंजी आधार को सुदृढ़ करना होगा और जब तक उनकी पूंजी कई सारे कारोबारों में फंसी रहेगी, तब तक उनके पूंजी आधार में मजबूती नहीं आएगी। सरकार बजट से बैंकों को मदद देने की स्थिति में नहीं है। अब बैंकों को बजट से मिलने वाली मदद क्रमशः कम हो रही है। दूसरी चीज़ है कि बैंकों के विनिवेश की राह में भी ये जो बैंकों के बड़े नॉन कोर बिजनेस है, वो बाधा बनते हैं, क्योंकि इससे बैंकों के सही वैल्यूएशन की चुनौती आती है और इसलिए ये बड़ा फैसला शायद आरबीआई की तरफ से आने वाला है। आरबीआई ऐसे स्पष्ट नियम लाने वाला है जिसके बाद बैंकों को अपने मुख्य बिजनेस को और सहायक कारोबार को अलग अलग करना होगा और इसके बाद हमें बैंकों के में एक किस्म का डीमर्जर और पुनर्गठन पूरे बैंकिंग स्पेस में दिखाई देगा। ये कंपनियां अलग अलग होंगी, बैंकों के इंश्योरेंस बिजनेस, बैंकों के फिनांस बिजनेस अलग अलग होंगे और इससे बैंकिंग क्षेत्र में एक बड़ी हलचल दिखाई देगी, जिसका असर हमको स्टॉक मार्केट पे भी दिखेगा। सर, लेकिन यहाँ पर एक जो दुविधा है, एक जो विरोधाभास आप देखें तो नियामकों के बीच दिखता है। आरबीआई ये तैयारी कर रहा है, अभी 2 दिन पहले ही हमने मनी सेंट्रल में डिस्कस किया कि इरडा ये तैयारी कर रहा है कि बैंक अब ज़्यादा इंश्योरेंस बेच पाएँ, ज़्यादा कंपनियों के इंश्योरेंस बेच पाएँ। नियामकों के बीच ये दुविधा क्यों है? नियामकों के बीच इसमें दुविधा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है शुभम, क्योंकि हालांकि इरडा ने बैंकों को कहा है, रिजर्व बैंक शायद इरडा के इस नए आदेश को ध्यान में रखते हुए जो बिजनेस लेकर आएगा उसमें एक स्ट्रक्चर तय करेगा कि बैंक एक बीमा कंपनी तो चला सकता है, पर वो बीमा कंपनी बैंक से अलग हो सकती है, बैंक की हिस्सेदारी उसमें हो सकती है और वो बीमा कंपनी बैंक इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स की बिक्री करेगी। लेकिन अभी फिलहाल मौजूदा स्थिति में इरडा और रिजर्व बैंक के बीच में शायद इस मामले में हमें मतभेद दिख रहे हैं। रिजर्व बैंक की तरफ से अगर आप देखें तो रिजर्व बैंक ये नहीं चाहता कि बैंक कोई दूसरे और भी काम करें, और अगर दूसरे काम करते हैं तो उनमें उनका निवेश होना चाहिए, पर मुख्य रूप से उनका पूरा फोकस कोर बैंकिंग पर होना चाहिए। कर्ज महंगा होने की वजह से गैर बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां यानी एनबीएफसीज की बैंकों के मुकाबले कर्ज देने की क्षमता घट गई है और कुल कर्ज में एनबीएफसी की हिस्सेदारी 5 साल के निचले स्तर पर आ गई है। वित्त वर्ष 2022-23 की पहली छमाही के दौरान कुल कर्ज में एनबीएफसी की हिस्सेदारी घटकर 19.8% रह गई है। ये हिस्सेदारी 21-22 के दौरान 20.3% थी और 18-19 में तो ये आंकड़ा 23% के करीब था। 23 से 20, 20 से 19। सर, एनबीएफसी के कर्ज घटने का मतलब क्या है? एनबीएफसी के कर्ज घटने के 2 बड़े मतलब हैं। हम आंकड़ों के करीब से देखें तो भारत में कभी 3 या 4 साल पहले अधिकांश कर्ज में बड़ा हिस्सा 50% से ज़्यादा हिस्सा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का था। फिर उसके बाद 2018 में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में शेकअप शुरू हुआ, देवान हाउसिंग, आईएलएफएस जैसे केस आए और फिर भारत का पूरा एनबीएफसी सेक्टर चरमराकर बैठ गया। एनबीएफसी सेक्टर की जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन थोड़े समय के लिए था वो ये था कि वो भारत में जो अनबैंक लोग थे या जिनकी क्रेडिट प्रोफाइल्स अच्छी नहीं थी, जिनको बैंक कर्ज नहीं देते थे, उन्हें कर्ज देते थे और इसलिए भारत के ऑटोमोबाइल फिनांस में, ट्रैक्टर फिनांस में, कमर्शियल व्हीकल के फिनांस में, कंज्यूमर फिनांस में हमने एनबीएफसीज की बड़ी सक्रियता देखी थी।
एनबीएफसी हालांकि बैंकों से ही पैसा लेते थे या म्यूचुअल फंड्स को अपने बॉन्ड बेचकर उसमें निवेश लेते थे या पूंजी बाजार से पैसा लेते थे, लेकिन एनबीएफसी आमतौर पर ज़्यादा जोखिम लेने वाली संस्थाएं होती थीं जो कमज़ोर क्रेडिट साख वाले लोगों को कर्ज देती थी। अब जब ये हिस्सेदारी घट के केवल 19% के आसपास आ गई है, 5 साल के न्यूनतम स्तर पर आ गई है, तो इसका सीधा मतलब यह है कि भारत में एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो बैंकों से कर्ज नहीं ले सकता, अब उसे कर्ज नहीं मिल पा रहा है और बैंक फिलहाल अपनी मौजूदा परिस्थिति में किसी कमज़ोर साख वाले व्यक्ति को कर्ज देने में या कंपनी को कर्ज देने में चुनौती महसूस कर रहे हैं। इसलिए आपको अगले 6 महीने के भीतर या साल भर के भीतर भारत में एनबीएफसी सेक्टर्स के कर्ज का विड्रॉ होने का असर कम से कम 3 बड़े सेक्टर्स पर दिखाई देगा। एक बड़ा सेक्टर है स्मॉल इंडस्ट्रीज, एसएमईज, जिनके क्रेडिट प्रोफाइल कमज़ोर होते हैं, उनको कर्ज में कमी आ रही है। और दूसरा हिस्सा हमें दिखाई पड़ रहा है ऑटोमोबाइल फिनांस के ऊपर, भारत में कारों और वाहनों की खरीद पर। और तीसरा हिस्सा हमें आने वाले समय में कंज्यूमर फाइनेंस पर दिखाई देगा, जहां पर छोटी कंज्यूमर फाइनेंसिंग एनबीएफसी की तरफ से की जाती थी। अब दिन की सबसे बड़ी खबर, कल देश में 2 आंकड़े आए। एक आंकड़ा आया आईआईपी का, यानी कि औद्योगिक उत्पादन का, फैक्ट्री में जो उत्पादन हो रहा है। दूसरा आंकड़ा था महंगाई का। इन दोनों आंकड़ों को बारीकी से समझते हैं और फिर अंशुमान जी से इनका विश्लेषण कराते हैं। अक्टूबर के दौरान इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में गिरावट देखने को मिली है। सरकार की तरफ से जारी आंकड़ों में कहा गया है कि अक्टूबर में आईआईपी ग्रोथ 4% घटी है और आईआईपी ग्रोथ में 26 महीने के दौरान सबसे ज़्यादा गिरावट आई है। सर, सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला आंकड़ा आपको पूरे आईआईपी नंबर्स में क्या लगा? आईआईपी का मतलब होता है भारत की जो फैक्ट्रीज या भारत की जो कंपनियां उत्पादन करती हैं, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है, वो उत्पादन आईआईपी के तकनीकी संदर्भ से आता है। इसको इंडस्ट्रियल आउटपुट का या फैक्ट्री आउटपुट का सूचकांक कहते हैं। यह आंकड़ा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे हमें मंथली आधार पर या मासिक आधार पर पता चलता है कि अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्रों में क्या हो रहा है। और इसमें भारत के औद्योगिक उत्पादन का सारा हिस्सा शामिल होता है। उसमें बिजली भी है, उसमें खनन भी है, उसमें मशीनें भी हैं, उसमें उपभोक्ता उत्पाद भी हैं, उसमें गैर उपभोक्ता उत्पाद भी हैं। तो ये एक किस्म का क्विक अंडरस्टैंडिंग देता है हमें भारत की अर्थव्यवस्था में क्या हो रहा है। और इसका सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा ये था कि ये आंकड़ा भारत में फेस्टिवल सीजन के दौरान बिक्री और का था। इस आंकड़े ने ये बताया कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में, उपभोक्ता सामानों के उत्पादन में तेज गिरावट आई। और इसके साथ ये आईआईपी कॉन्ट्रैक्शन दिखाता है, यानी सिकुड़ना दिखाता है। और ये गहराई से ये बता रहा है कि जिस मांग की बात हम त्योहारी सीजन में कर रहे थे, वो मांग हमें नज़र नहीं आई। और इसलिए जब दूसरी तिमाही के आंकड़े आए थे, जो जीडीपी के शुभम, जो त्योहारी सीजन की ठीक शुरुआत से पहले के आंकड़े थे, उन्होंने जिस बात का संकेत दिया था कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन सिकुड़ रहा है या गिर रहा है, उसकी पुष्टि हमें आईआईपी के आंकड़ों से होती दिखाई देती है। कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर में तेज गिरावट दिखाई दी। माइनिंग में हमें तेज गिरावट दिखाई दी। माइनिंग बड़ी समस्या बना हुआ है। और जो बाकी उपभोक्ता सामान और मध्यवर्ती उत्पाद थे, उनमें हमें, जो इंटरमीडिएट्स होते हैं, उनमें हमें तेज गिरावट दिखाई दी। सर, मंदी गहराती दिख रही है आपको? लगता है कि आईआईपी के आंकड़ों को देख के लगता है कि मंदी करीब है? आईआईपी के आंकड़ों को अगर आप उपयोग के आधार पर देखें, जिन चीज़ों का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है, तो इस बात का संकेत दे रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में अगली तिमाही के आंकड़े शायद और ज़्यादा कमज़ोर हो सकते हैं। और आईआईपी की गिरावट में अब रिकवरी की उम्मीद इसलिए नहीं दिखती है क्योंकि अच्छी मांग का सीज़न निकल चुका है। इसलिए ये जो तेज श्रिंक हमें अचानक जीडीपी में तिमाही आधार पर तेज गिरावट दिखाई दी है और इसके बाद गिरावट आएगी, उसकी वजह औद्योगिक उत्पादन में तेज गिरावट या तेज सुस्ती दिखना है। चलिए, अब बात महंगाई की। नवंबर में रिटेल महंगाई रिजर्व बैंक के सहनीय स्तर के दायरे में आ गई। ये आपको राहत की बात लग सकती है, आपको महसूस हुई हो ना हुई हो महंगाई में कमी, लेकिन सरकारी आंकड़ों में ये पता चलता है कि रिटेल महंगाई 5.88% पहुंच गई है, जो आरबीआई के सहनीय स्तर के नीचे। आरबीआई का सहनीय स्तर कितना है? 6%। नवंबर के दौरान खाद्य महंगाई में भी गिरावट देखने को मिली है। खाद्य महंगाई दर घटकर 4.67% आ गई है। हालांकि अनाज, मसाले, दूध और तैयार खाद्य सामान की महंगाई अभी भी काफ़ी ऊपर है। सर, खुदरा महंगाई में ये थोड़ी सी कमी आप कह सकते हैं, हालांकि ये भी सहनीय स्तर का ऊपरी बैंड है, वहाँ से कुछ नीचे आई है। ये कमी बनी रहेगी, स्थायी है? महंगाई के भीतर जाते हैं और हम ये देखते हैं कि
रिजर्व बैंक की सबसे बड़ी चिंता हेडलाइन इन्फ्लेशन, हालांकि हेडलाइन इन्फ्लेशन में कमी होना राहत की बात है तात्कालिक तौर पर ये हमने महंगाई में इस तरीके के उतार चढ़ाव इस साल के दौरान देखे हैं। जब महंगाई नीचे आई और ऊपर गई है, हम इसके भीतर उतरते हैं तो हमें भीतर कई महत्वपूर्ण प्रेशर पॉइंट मिलते हैं। और एक पॉइंट पकड़ना ज़रूरी है, जो बात रिजर्व बैंक अपनी मौद्रिक समीक्षा में भी बार बार कहता रहा है, वो भारत की कोर इन्फ्लेशन है। कोर इन्फ्लेशन 19 महीने से 6% के आसपास 5.75% के ऊपर बनी हुई है। कोर इन्फ्लेशन का 5% से ऊपर रहने का मतलब है कि जो सबसे जिद्दी हिस्सा है महंगाई का, उस पर रिजर्व बैंक और सरकार की कोशिशों का कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो जो हेडलाइन इन्फ्लेशन नीचे आती दिखाई देती है, वो सब्जियों की कीमतों में कमी के कारण तात्कालिक मौसमी चीज़ों की कीमतों में कमी के कारण आती हुई दिखाई दे रही। और इसलिए शायद रिजर्व बैंक महंगाई को लेकर अपनी पिछली मौद्रिक समीक्षा में ये कह चुका है कि महंगाई काफ़ी जिद्दी है और इसे निपटने के लिए लंबे समय तक कोशिश करते रहना पड़ेगा। सर, और भीतर चलते हैं महंगाई के, गांव और शहर में इस महंगाई को बांटते हैं, क्या स्थिति है? गांव और शहर की महंगाई के भीतर समझने के लिए हमें खाद्य महंगाई का ढांचा देखना पड़ेगा, और वो एक बड़ी सरप्राइज है। मैं आंकड़ा करीब से देखने की कोशिश कर रहा था, तो भारत की जो महंगाई का आंकड़ा है, उसमें अगर आप जो आम खपत की सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं उनमें अगर आप देखें तो भारत की महंगाई के दर के आंकड़े में अनाज की महंगाई करीब 13% के ऊपर है। यानी जितनी महंगाई आपको ओवरऑल फूड इन्फ्लेशन दिखाई दे रही है, उसकी लगभग दोगुनी से ज़्यादा महंगाई केवल अनाज की है, और इसलिए अनाज की महंगाई रेडिएट होकर बाकी क्षेत्रों में जाएगी। दूसरी महंगाई जो बड़ा हिस्सा है वो मसालों की महंगाई, यानी आपकी रसोई के भीतर जो मौजूद है 20% के आसपास स्पाइसेस की महंगाई, और ये उन चीज़ों की महंगाई जिनका आयात से कोई लेना देना नहीं, ये देश के भीतर बनने वाली चीज़ों की, इसमें इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन का एक हिस्सा है। इसके अलावा ईंधन की महंगाई में इस बार लाइट्स की महंगाई में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन दूध की महंगाई एक बड़ी चिंता की बात है। दूध की महंगाई करीब 8% के आसपास बनी हुई है, 8.16% के आसपास दूध और दूध उत्पादों की महंगाई बनी हुई। ये सारी महंगाई दर जिन क्षेत्रों को मदद करनी चाहिए, जहाँ गाँव में, वहाँ उनकी आय में कोई बढ़ोतरी नहीं दिखाई दे रही, लेकिन ईंधन की महंगाई ऊंची होने के कारण, जो अभी भी 10-11% के आसपास बनी हुई है, ग्रामीण इलाकों की महंगाई दर 7% के आसपास अभी भी मौजूद है, जबकि शहरी इलाकों 6% के आसपास अभी भी मौजूद है, जबकि शहरी इलाकों में महंगाई की दर 6% से थोड़ा नीचे आई है, 5.68% के आसपास आई है, लेकिन रूरल इलाकों में महंगाई 6% है। और ये चिंता की वजह इसलिए है क्योंकि हमने ग्रामीण इलाकों में खाद्य इन्फ्लेशन महंगी होने के बाद भी, खाद्य महंगाई बढ़ने के बाद भी, अनाज की कीमतें बढ़ने के बाद भी ग्रामीण इलाकों में वेतन, मजदूरी और आय में कोई बड़ी बढ़ोतरी नोटिस नहीं की है अभी। सर, अब इस स्थिति को थोड़ा सा और बदलते हैं, अब राज्यों के हिसाब से चलते हैं, तो राज्यों की क्या स्थिति है, कहाँ महंगाई ज़्यादा है, कहाँ कम है राष्ट्रीय औसत से? राज्यों के आंकड़े अगर आप देखें तो राज्यों के आंकड़े में बताते हैं कि भारत में आंध्र प्रदेश करीब 7% की महंगाई दर पर है। हरियाणा भी 6.81% के रिजर्व बैंक का जो सहनी बैंड है उसको हम आधार माने तो उससे ऊपर दिखाई देता है। मध्य प्रदेश, बड़े राज्यों की बात कर रहे हैं जहाँ बड़े राज्य हैं और जो कृषि प्रधान राज्य हैं, जहाँ हमें लगता है कि खाद्य महंगाई में कमी का असर दिखना चाहिए। आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, जितने बड़े राज्य हैं जहां की अर्थव्यवस्थाएं कृषि पर आधारित हैं और खाद्य इकोनॉमी में, खाद्य महंगाई में कमी या फूड इन्फ्लेशन में कमी इस बार की महंगाई में कमी की बड़ी वजह रही है, वो इन राज्यों की महंगाई में कहीं रिफ्लेक्ट नहीं होती। इन राज्यों की महंगाई की दर रिजर्व बैंक के सहनीय स्तर से ऊपर बनी हुई थी। आप मान सकते हैं कि अधिकांश भारत में महंगाई की दर सरकारी आंकड़े से बिल्कुल से कहीं भी तालमेल नहीं करती दिखाई देती, और ये वो महंगाई की दर है जो महंगाई की दर कम हुई है, महंगाई कम नहीं होती है, और जो महसूस होने वाली महंगाई है वो इन राज्यों में शायद इससे कहीं ज़्यादा होती है। वित्त वर्ष 2022-23 में अब तक अधिकतर समय महंगाई काफ़ी ऊपरी स्तर पर दर्ज की गई और बढ़ी हुई महंगाई की वजह से एफएमसीजी सेक्टर की कंपनियों के रेवेन्यू में ग्रोथ की संभावना है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की रिपोर्ट कहती है कि प्रोडक्ट के दाम बढ़ने की वजह से इस साल एफएमसीजी कंपनियों की रेवेन्यू ग्रोथ 7 से 9% रह सकती है। पिछले साल ये ग्रोथ 8.5% दर्ज की गई थी। हालांकि महंगाई की वजह से एफएमसीजी कंपनियों के उत्पादों की बिक्री
कम हो सकती है, यानी कि वॉल्यूम्स कम हो सकते हैं। क्रिसिल का मानना है कि कंपनियों की वॉल्यूम ग्रोथ 1 से 2% के बीच रहने का अनुमान है, जो पिछले साल 2.5 यानी 2.5% की थी। वॉल्यूम कम बिकेंगे लेकिन रेवेन्यू बढ़ जाएगा, सीधा असर महंगाई का। सर, इन आंकड़ों में क्या महंगाई का असर दिखता है? कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी कंपनियों ने पास ऑन की है। हमने लगातार त्योहारी मौसम से पहले एफएमसीजी कंपनियों को कीमतें बढ़ाते देखा है, जिसका असर हमें दिखाई दे रहा है। वॉल्यूम ग्रोथ नहीं है, बिक्री नहीं हो रही है, ये भी समझ में सामने दिख रहा है। कंपनियां लगातार ग्रामीण मांग कम होने की शिकायत कर रही हैं। इन आंकड़ों को और करीब से देखें तो इसके बाद भी क्यों कंपनियों ने कीमत बढ़ाई है, कच्चे माल की लागत बढ़ने के बाद एक सीमा से अधिक कीमतें नहीं बढ़ाई जा सकती, इसलिए कंपनियों के जो ऑपरेटिंग मार्जिन्स हैं उन पे कम 100 से 150 बेसिस पॉइंट का 1 से 1.5% का दबाव और देखने को मिलेगा उनके मार्जिन्स। इसके बाद भी कि उन्होंने कीमतें बढ़ाई हैं, उनके ऑपरेटिंग मार्जिन्स पर में कमी आएगी। क्रिसिल की स्टडी करीब 76 कंपनियों को शामिल करती है, जो भारत के पूरे रिटेल सेक्टर में 35% मार्केट शेयर रखती हैं और जिनका कुल रेवेन्यू 4.7 लाख करोड़ है। खासतौर पर जो सबसे ज़्यादा दबाव हमें दिख रहा है वो आम उपभोग की, औसत उपभोग की देर की जो चीज़ें हैं जो एफएमसीजी सेक्टर बनाता है, चाहे वो पैकेज्ड फूड हो या कॉस्मेटिक्स हो या टॉयलेटरीज़ हो, इनकी कीमतों पर में बढ़ोतरी के बाद भी कंपनियों के मार्जिन्स पर दबाव दिख रहा है। इस साल अप्रैल से सितंबर के दौरान देश में 13.19 करोड़ टन कोयले का आयात हुआ और आयात के लिए 2.31 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए, यानी 28 अरब डॉलर का खर्चा आया कोयले के आयात में, जो 4 वर्षों में सबसे ज़्यादा खर्च है। इस साल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोयले की कीमतों में उछाल आया है, इसकी वजह से आयात पर खर्च बढ़ा है। सोमवार को केंद्र सरकार की तरफ से कोयला आयात को लेकर ये जानकारी संसद में दी गई। सरकार की तरफ से यह भी बताया गया कि वित्त वर्ष 21-22 के दौरान देश में 20.89 करोड़ टन कोयले का आयात हुआ था, जिस पर 2.29 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए थे। सर, कोयला कम आया, खर्चा ज़्यादा हुआ, कीमतें ज़्यादा थी, इस आयात की नौबत क्यों आई? दो चीज़ें। पहला चीज़ तो इस आयात की नौबत आई कि भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कोयला उत्पादक है, पर भारत की कोयला कंपनियां बिजली घरों को कोयला नहीं दे पाई। इस पूरे साल हमने देखा कि गर्मी के मौसम से पहले केंद्र सरकार ने राज्यों को इस बात के लिए बाध्य किया कि वो कोयले का इंपोर्ट करें। कोल इंडिया ने कोल का इंपोर्ट किया, एनटीपीसी ने कोल का इंपोर्ट किया, क्योंकि कोल इंडिया जो कोयला प्रोड्यूसर है, भारत में कोयला निकालती है, वो कोयले की आपूर्ति नहीं कर पाई। तो भारत, जिसे इस साल कोयले के थर्मल कोल के आयात पर निर्भरता कम करनी थी, वो और ज़्यादा निर्भर हो गया। दूसरी जो बड़ी चीज़ ये कि जो कोयला आया उसमें कोयले की मात्रा उतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी कीमत ज़्यादा थी। कोयले की कीमत करीब करीब 58% ज़्यादा थी। पिछले पूरे साल हमने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल के साथ कोयले की कीमतों में भी पूरे एनर्जी बास्केट में बढ़ोतरी देखी और उसका असर सीधे भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर दिखाई दिया और इसीलिए 28 अरब डॉलर भारत को कोयले के आयात पर खर्च करने पड़े, जो भारत के भीतर उपलब्ध था। देश में इस साल कम उत्पादन के बावजूद धान की सरकारी खरीद में बढ़ोतरी देखी जा रही है। 11 दिसंबर तक सरकारी एजेंसियों ने किसानों से 380 लाख टन धान खरीद लिया है, जो पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 13% ज़्यादा है। पिछले साल इस दौरान सरकारी एजेंसियों ने किसानों से करीब 336 लाख टन धान की खरीद की थी। इस साल पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु में धान की खरीद पिछले साल से अच्छी है, आगे चल रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में खरीद पिछड़ी हुई है। हालांकि कुल धान की खरीद बढ़ने से सरकार को केंद्रीय पूल में अनाज का स्टॉक बढ़ाने में मदद मिल रही है। सर, धान की खरीद बढ़ने की रोशनी में अगर देखें तो आपको फ्री राशन स्कीम का भविष्य कैसा दिखता है? वित्त मंत्रालय की माने तो वित्त मंत्रालय तो गुजरात चुनाव से पहले ही से बंद करने की बात कर रहा था। सरकार फ्री राशन स्कीम को दिसंबर के बाद बढ़ाने की परिस्थिति में नहीं दिखती। इस समय संसद में इस साल की पहली अनुदान मांगों पर चर्चा हो रही, यानी सरकार ने जितना खर्च बजट में इसमें अनुमान किया था उससे खर्च कहीं ज़्यादा आगे निकल चुका है। 3.26 लाख करोड़ रुपए की अनुदान मांगें संसद में चर्चा के लिए रखी गई हैं। उनमें बड़ा हिस्सा 80,000 करोड़ के आसपास का हिस्सा फूड सब्सिडी का है और अभी सरकार ये फूड सब्सिडी शायद शुभम दिसंबर तक का जो खर्च है उसे कवर कर देगी, लेकिन इसके बाद अगर सरकार मुफ्त अनाज की स्कीम बढ़ाएगी तो उसे एक नई डिमांड फॉर ग्रांट्स लानी पड़ेंगी, जो कि बजट सेशन के दौरान लाई जाएंगी, जो बाद के 3 महीनों के लिए होंगी। इस परिस्थिति में भी जबकि धान की खरीद में बेहतर बढ़ोतरी दिखाई दे रही है, अनाज भंडार, पहली चीज़ तो अनाज भंडार पर्याप्त नहीं है, क्योंकि गेहूं की रबी की फसल आने तक अनाज भंडार पर दबाव बना रहेगा, और दूसरी चीज़, अनाज भंडार पर्याप्त भी हो तब भी सरकार का खजाना इस लायक नहीं है कि वो मुफ्त अनाज की स्कीम को कंटिन्यू रख सके, चला सके अब इस स्थिति में, जबकि सरकार को अपनी सारी सब्सिडी के लिए
पूरा जो अनुदान मांगे संसद में पेश की गई हैं वो सारी की सारी सब्सिडी ग्रांट्स हैं। सारा पैसा सब्सिडीज़ के लिए जा रहा है, यानी सब्सिडी का बिल इसी साल काफ़ी बड़ा हो चुका है, आधा साल पूरा होते ही, और अभी बाद के 3 महीनों के लिए खर्च और बाकी है। ऐसी स्थिति में अगले साल सरकार को राजस्व पर भी दबाव महसूस करना पड़ेगा, क्योंकि आर्थिक विकास की दर कम रहेगी। अगर मुफ्त अनाज की स्कीम जारी रखी जानी है तो फिर बजट से और बड़ा सब्सिडी का आवंटन करना पड़ेगा, जिसका असर सरकार के कर्ज बढ़ने के तौर पर हमें सामने आएगा। चलिए, तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। अब चलते चलते मनी 9 की स्पेशल रिपोर्ट आज खाद्य पर ही है। क्यों है? क्योंकि एक तरफ आप देख रहे हैं कि धान की खरीद बढ़ रही है, सरकारी स्टॉक बढ़ रहा है, फ्री राशन स्कीम का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। दूसरी तरफ देश में महंगाई के आंकड़े आए हैं जो ये बता रहे हैं कि खाद्य महंगाई गिरी है, लेकिन अनाज की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए मनी 9 की इस स्पेशल रिपोर्ट में। महंगा अनाज सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित होने जा रहा है। सोमवार को सरकार की तरफ से जारी रिटेल महंगाई के आंकड़ों में भी ये चुनौती साफ नजर आई। आंकड़ों में साफ दिखा कि रिटेल महंगाई 6% के नीचे आने के बावजूद अनाज की महंगाई 13% के करीब पहुंच चुकी है, और अनाज की मांग और सप्लाई का गणित साफ बता रहा है कि आने वाले दिनों में गेहूं, चावल और मक्का की महंगाई घटने की संभावना कम है, क्योंकि अधिकतर अनाज की कीमतें कम होने का नाम नहीं ले रही। गेहूं का भाव पहले ही रिकॉर्ड स्तर के करीब है। दिल्ली में प्रति क्विंटल भाव 2900 रुपए के ऊपर पहुंच गया है। यही हाल चावल और मक्का का भी है। उपभोक्ता मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि नवंबर के पहले 10 दिन में चावल का भाव 14% से ज्यादा बढ़ चुका है। 1 दिसंबर को औसत भाव 35 रुपए था, जो 10 दिसंबर को बढ़कर 40 रुपए तक पहुंच गया। मक्का की कीमतों में भी हाल के दिनों में जोरदार तेजी देखने को मिली है। 1 दिसंबर को प्रति क्विंटल दिल्ली में मक्का 2300 रुपए पर बिक रहा था, और 12 दिसंबर को भाव बढ़कर 2375 रुपए हो गया। अनाज की इस महंगाई में आने वाले दिनों में कमी की उम्मीद भी नहीं है। इस साल देश में गेहूं और चावल का उत्पादन कम है। ऊपर से सरकार के पास गेहूं का स्टॉक भी 14 वर्षों के निचले स्तर पर है। हालांकि धान के कम उत्पादन के बावजूद इस बार सरकार की धान खरीद जरूर पिछले साल से आगे है, लेकिन चावल की बढ़ी हुई निर्यात मांग इसकी महंगाई को हवा दे रही है। इस साल अप्रैल से अक्टूबर के दौरान देश से चावल के निर्यात में करीब 8 लाख टन बढ़कर 126 लाख टन के पार पहुंचा है। पिछले साल इस दौरान करीब 118 लाख टन का एक्सपोर्ट हुआ था। मांग के मुताबिक अनाज की सप्लाई नहीं है, जिस वजह से गेहूं, चावल और मक्का महंगे हो गए हैं। यही महंगाई सरकार के रिटेल महंगाई के आंकड़ों में भी दिख रही है, और अनाज की इस महंगाई से तब तक राहत मिलने की उम्मीद नहीं है जब तक नई फसल मंडियों में आना शुरू नहीं होती। मार्च से पहले नई फसल भी मंडियों में नहीं आएगी, यानी अनाज की ये महंगाई अभी लंबी चलने वाली है, और लंबे समय तक सरकार के सामने इसकी चुनौती बनी रहेगी। मनी 9 के लिए मनोज कुमार। ऐसे ही का तमाम